हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। लगातार सुबह से ई घोषणा पत्र लगातार बिहार पर हम दिखा रहे हैं आपको। तमाम नेता इस ई घोषणा पत्र में जुड़ चुके हैं। अब से कुछ देर में हमारे साथ होंगे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव हम आपको बता दें कि बीजेपी के प्रभारी भी हैं बिहार के। दूसरी बार उनको बिहार का प्रभार मिला है और भूपेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है भूपेंद्र यादव जी। आपने चुनाव के व्यस्त समय में एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल यह है कि आपका जो आत्मनिर्भर बिहार का घोषणा पत्र है उसको लेकर तेजस्वी बहुत तेज हमला कर रहे हैं। वैक्सीन को लेकर कह रहे हैं कि ये तो देश की है, आप एक राज्य में घोषणा कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा नौकरियों को लेकर वो बहुत ज्यादा आपकी खिल्ली उड़ा रहे हैं और जो अंदाज है तेजस्वी का वो कुछ ऐसा है कि जैसे बीजेपी की बातों को, एनडीए की बातों को बहुत ज्यादा वजन नहीं देना चाहते। पहली बात तो विकास जी वो हमले करने से ज्यादा घबरा गए। घबरा इसलिए गए हैं कि मैंने पहली बार चुनाव में देखा है कि एक पार्टी ने 2 बार घोषणा पत्र जारी किया। पहले के बाद अभी कल उन्होंने फिर वापस से घोषणा पत्र कर दिया है। मुझे नहीं पता उनका कौन सा घोषणा पत्र सच्चा है और कौन सा झूठा है। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि भारत सरकार पोलियो, हेपेटाइटिस, इम्यूनाइजेशन, HIV जो संक्रमक बीमारियां हैं उसके लिए अनिवार्य टीकाकरण कराती है। आज जब बिहार का चुनाव आया है और लोग कोरोना की महामारी से अगर आज ग्रसित है, ऐसे में लोगों को अपेक्षा है कि आने वाली सरकार इसके संबंध में क्या कदम उठाएगी। और हमारे देश में पब्लिक पॉलिसी में हेल्थ एक बहुत पीछे छूटा हुआ विषय होता है। भारतीय जनता पार्टी का जब केंद्रीय घोषणा पत्र भी आप देखेंगे जो 2019 के चुनाव में हमने किया था, हेल्थ के बहुत सारे विषयों को लेकर हमने उस घोषणा पत्र में विषय रखा है और इसलिए इस घोषणा पत्र में भी हमने हेल्थ का विषय रखा है। दूसरा विषय है रोजगार का विषय। बिहार में एनडीए की सरकार के दौरान पानी, बिजली, सड़क जैसे विषयों को पूरा किया गया है। बिहार में कृषि उत्पादन की दर आज 11% से ज्यादा है जो देश में सर्वाधिक है और बिहार 89% ग्रामीण राज्य है जो कृषि आधारित उद्योगों पर चलता है। केंद्र सरकार फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन का विषय लेकर के आई है, बजट में उसके लिए स्वीकृति दी है और बिहार में 1000 फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन बनने वाली है। बिहार में चूड़ा होता है, बिहार में मखाना होता है, बिहार में मक्का होता है, बिहार में बहुत तरह के फल होते हैं, बिहार में औषधीय पौधे होते हैं। ये जो 1000 फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन में अगर 1000 किसानों को भी अतिरिक्त उत्पादन का रोजगार जो मिलता है तो 10 लाख लोगों को इसमें अवसरों की उपलब्धता हम कराएंगे। जब हम सरकार में आए तो बिहार में आज हम 17 मेडिकल कॉलेज इस समय शुरू हो चुके हैं। 11 मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है और सरकार का यह तय है, एनडीए सरकार का, कि आने वाले 5 सालों में हर जिले में मेडिकल कॉलेज। जब इतनी बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेज खुलेंगे तो पैरामेडिकल क्षेत्र में एक रोजगार का निर्माण होगा जिसके लिए हमने 1 लाख रोजगार की बात करी। तीसरा, बिहार में अपने संकल्प पत्र में हमने खेल विश्वविद्यालय और शिक्षा क्षेत्र को बढ़ाने की बात करी और उसमें हमने कहा कि 3 लाख नए रोजगार पैदा होंगे। उसके बाद हमने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि आज आप मेरे से जूम के माध्यम से पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। बहुत सारे के सर्विस सेक्टर ऐसे हैं जो आज जूम पे और डिजिटल चले गए हैं। बिहार में मेधावी छात्रों की बहुत बड़ी श्रृंखला है। अब वो जूम के माध्यम से उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो बिहार से जुड़ सकते हैं। और केंद्र सरकार के द्वारा अभी फाइबर ऑप्टिकल का जो माननीय रविशंकर जी आए थे, एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट केंद्र सरकार ने शुरू करा है। इस डिजिटल माध्यम से 1 लाख नए रोजगार उत्पन्न होंगे, 5 साल में 5 लाख, तो 10 लाख फार्मर प्रोड्यूस। लेकिन आपकी इन घोषणाओं के एवज में, कामकाज के एवज में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों कह देते हैं मोतिहारी की शुगर मिल तो शुरू नहीं हुई, जहां पर प्रधानमंत्री ने रैली में दावा किया था कि अगली बार आऊंगा तो चाय मोतिहारी के शुगर मिल की चीनी वाली पीऊंगा। इसीलिए अभी फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन की बात करी है। उन लोगों की क्या बात कर रहे हैं जो एक ही चुनाव में 2 संकल्प पत्र निकाल रहे हैं। उनके लिए तो संकल्प पत्र एक मजाक मात्र है।
और 85% आरक्षण की बात करते हैं। उनसे ये तो पूछिए भाई 85% आरक्षण है कहां? आरजेडी ने उसके बाद सारे ही वादे कर रखे हैं। जो पार्टी एक चुनाव में 2 संकल्प पत्र निकालती हो उसका कर्म पत्र क्या होगा, यही क्वेश्चनेबल है जी। लेकिन उपेंद्र यादव हमारे साथ अभी ई शिखर सम्मेलन में जुड़े थे सुबह। उन्होंने जब बात की तो उन्होंने एक खुलासा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेडीयू के बीच, उपेंद्र कुशवाहा माफ कीजिएगा, उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया कि बीजेपी और जेडीयू के बीच डील हो गई है और डील यह है कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा और नीतीश कुमार वो केंद्र में मंत्री बन के चले जाएंगे। यही बात तो एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान भी कह रहे हैं। अच्छा, आप तो बहुत अच्छे पत्रकार हैं। अधिकृत बात किसकी मानेंगे बीजेपी के बारे में, उपेंद्र कुशवाहा की या बीजेपी की? विकास जी जी मैं सुन रहा हूं सर। अधिकृत किसको मानेंगे, बीजेपी की बात मानेंगे या उपेंद्र कुशवाहा की? उपेंद्र कुशवाहा की बात इसलिए हम नहीं मानना चाहते हैं या नहीं, सीधे पूछ रहे हैं आप आपसे। माने नहीं माने, बिल्कुल, देखिए इसमें अधिकृत तौर पे बीजेपी और जेडीयू को ही बात मानी जाएगी। लेकिन चूंकि उपेंद्र कुशवाहा आपके पहले अलायंस के हिस्सेदार रहे हैं, अंदर की कहानी वो सुना रहे हैं, कह रहे हैं कि डील अंदर से हुई है। तो फिर किसके बयान का महत्व है? अरे जब बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है तो ये तो सब लोग इसी तरह का भ्रम पैदा कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा कि भ्रम वालों से तो सावधान रहना चाहिए, आपको भी सावधान रहना चाहिए। चिराग पासवान कह रहे हैं कि कोई भ्रम नहीं है, नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं, बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा और नीतीश कुमार केंद्र में जाते हैं तो उनको ये फार्मूला पसंद है। पर बीजेपी ने स्पष्ट कहा है और ये बीजेपी का अधिकृत बयान है कि एनडीए के नेता नीतीश कुमार जी है और बीजेपी के और एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश जी आने वाले 5 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन चिराग पासवान कह रहे हैं कि जो वैक्सीन है मुफ्त वाली, वो दरअसल वैक्सीन जो है वो जेडीयू को लगा दी जाएगी और जेडीयू की सीटें कम होंगी और बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। एनडीए को 2/3 बहुमत आएगा, सभी चारों दलों का मिलकर के आएगा। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के नेता है और मुख्यमंत्री 5 साल के लिए रहेंगे। लेकिन जमीन पर जब कार्यकर्ता आपकी बात करता है, बीजेपी का कार्यकर्ता, वो जमीन पर नारा लगा रहा है कि इस बार मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। कोई कार्यकर्ता नारा नहीं लगा रहा है, एकदम स्पष्ट है। 2-4 लोगों पर अनुशासनहीनता करिए, उनके ऊपर कार्रवाई हो चुकी। तो भूपेंद्र यादव जी, आप ये कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, चाहे भले ही सीटें कम हो ज्यादा हो, एनडीए में ये तय हो चुका है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है, ये बात स्पष्ट है। इसमें कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। जब स्पष्ट है तो क्या बदलाव होगा, एकदम स्पष्ट है। ये आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी पर कि एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान के चिराग में बीजेपी की बाती और बीजेपी का घी है। बीजेपी की कोई बात नहीं है। बीजेपी, जदयू, हम और वीआईपी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। यही गठबंधन बिहार में 2/3 बहुमत लाने जा रहे हैं। भविष्य में क्या होगा अगर गठबंधन के बाद, ये चुनाव के बाद अगर चिराग पासवान के सहयोग की जरूरत पड़ती है तो बीजेपी उनके सहयोग को, उनके विधायकों का समर्थन लेने के लिए तैयार होगी? इस गठबंधन को 2/3 बहुमत मिलने जा रहा है, हमें कोई अस्पष्टता नहीं है। जी भूपेंद्र जी, आप बिहार के प्रभारी हैं और बिहार का ही एलआई है एलजेपी, जो कि केंद्र में सरकार में सहयोगी था। अभी हाल ही में रामविलास पासवान जी का देहांत हो गया। आप चूंकि वहां के प्रभारी हैं, इसलिए ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि चुनाव के बाद क्या जो एलजेपी के कोटे का मंत्री पद है वो चिराग पासवान को मंत्री बनाकर भरा जाएगा? पहली बात तो मैं कह दूं कि रामविलास जी के प्रति हमारे मन में बहुत सम्मान है। रामविलास जी के साथ 6 वर्षों मुझे काम करने का अनुभव रहा है। रामविलास जी एक विशिष्ट व्यक्ति थे, उनके साथ काम करने का एक अच्छा अनुभव है। दूसरी बात मैं आपको कैटेगरिकली कह दूं, एलजेपी बिहार में हमारे गठबंधन का हिस्सा नहीं है और एलजेपी बिहार में हमारे विपक्ष में चुनाव लड़ रही है, बल्कि 5 सीटों पर एलजेपी बीजेपी के खिलाफ भी चुनाव लड़ रही है।
और इसलिए मैं आपको ये स्पष्ट कर रहा हूं कि एलजेपी बिहार में गठबंधन का पात्र नहीं। मैं सवाल चुनाव के बाद केंद्र की स्थिति पर पूछ रहा हूं भूपेंद्र जी कि केंद्र में चुनाव के बाद मैं बिहार की बात करूंगा। बिहार में 2/3 बहुमत है, वो मेरा विषय नहीं है, वो मेरे क्षेत्राधिकार का भी विषय नहीं है। बिहार में जहां तक बात है, बिहार में 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हम और वीआईपी की सरकार आ रही है। भूपेंद्र जी, अभी थोड़ी देर पहले रणदीप सुरजेवाला जुड़े थे हमारे साथ। वो कह रहे हैं कि एनडीए इस चुनाव में हारने जा रहा है, आरजेडी और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, और उसके लिए उन्होंने वजह बताई कि जिस तरह से चुनावी सभाओं में नीतीश कुमार पब्लिक के सवाल पूछने पर ही भड़क जा रहे हैं। वो कह दे रहे हैं वोट देना है तो दो, यहाँ पर नारेबाजी मत करो। ये दिखा रहा है कि नीतीश कुमार अपनी गद्दी इस बार हारने जा रहे हैं, सीट हारने जा रहे हैं। ये सुरजेवाला जी को लग रहा है वो नए नए अभी हरियाणा में पहुंचे हैं, कुछ बातों में कोई गंभीरता नहीं है। पूरी तरीके से जनता का मन एनडीए के विकास के लिए है। मैं कांग्रेस से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि बिहार में लंबे समय तक वर्ग संघर्ष की राजनीति अल्ट्रा माओइस्ट ग्रुप के द्वारा की गई। एक समय में बिहार में गया में, जहानाबाद में, अरवल में, आरा में, बक्सर में, भोजपुर में बड़े जातीय संघर्ष हुए और उस समय अल्ट्रा जो मार्क्सिस्ट फोर्सेज है, जिनका दल माले है, मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी, जिसको बहुत अल्ट्रा माओइस्ट माना जाता है, जो पूरी तरह वर्ग संघर्ष की थ्योरी नहीं था। मेरा कांग्रेस से प्रश्न है कि उनकी क्या मजबूरी है, किस अल्ट्रा माओइस्ट ग्रुप के साथ उन्होंने समझौता किया, जिनका एक तरह का जो इतिहास है जातीय वर्ग संघर्ष का रहा है, जिससे बिहार निकल करके आया है। 2000 तक बिहार में जब चुनाव हुआ करते थे तो एक चुनाव में 3 से ज्यादा लोग मरा। 2019 में बिहार में लोकसभा का चुनाव हुआ, एक भी आदमी किसी भी दुर्घटना का शिकार नहीं। हम बिहार में एनडीए की सरकार में लोकतंत्र को इतना मजबूती के साथ लेकर के आए कि आज बिहार चुनावी हिंसा से दूर हो गया है। उस राज्य में शांति और लोकतंत्र को हमने साथ फैलाया है। तो कांग्रेस जवाब देना कि जिनका इतिहास इतना अल्ट्रा वामपंथी है, इतने उग्र वामपंथी है, कांग्रेस ने उनके साथ समझौता क्या किया, क्यों किया? जी भूपेंद्र यादव जी, आपका एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज का ई शिखर सम्मेलन बिहार चुनाव की गर्मागर्म राजनीति पर सुबह से लगातार तमाम नेताओं को जोड़ रहा है, ताकि आप बिहार की राजनीति को समझ सकें। बिहार में किस तरफ करवट ले रहा है ये चुनाव, वो हम आपको समझा सकें।